नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जो यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में होगी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल करवाता है। इसके लिए आपको अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर आपको सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आप तक ईजिली अवेलेबल हो। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहला प्रश्न है हमारा वैश्विक कष्ट सूचकांक के बारे में, यानी कि ग्लोबल मिजरी इंडेक्स। पहले में कहा गया है सूचकांक में जितना ऊंचा स्थान होता है उसका मतलब होता है कि दुख उतना कम होगा और ये मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और उधार दरों पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा सही कथन पूछा गया है, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? दूसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला गलत है क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है कि जितना ऊंचा सूचकांक होगा उसका मतलब होगा कि दुख उतना ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिड्डियों के संबंध में हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। पहले में कहा गया है कि ये छोटे सींग वाले टिड्डे हैं और इनकी गतिविधि मई और नवंबर के बीच में सबसे ज्यादा होती है। और तीसरा कथन दिया हुआ है कि नाइट्रोजन से भरपूर उर्वरक का उपयोग इसके हमले को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है। टिड्डियों के संबंध में यानी लोकस्ट के संबंध में ये सारे कथन बिल्कुल सही हैं। इनको एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन हमारा करेक्ट डी हो जाएगा। आगे है मेघालयन सबटरेनियन मछली के संबंध में कहा गया है ये सबसे बड़ी गुफा मछली है, जयंतिया पहाड़ी में पाई जाती है और ये सभी ज्ञात जितने भी सबटरेनियन मछलियाँ होती हैं उनकी औसत लंबाई का लगभग 5 गुना है। तो यहाँ पर हमको कथन सही बताना है इसके बारे में, मेघालयन सबटरेनियन मछली के बारे में। ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गुफा मछली भी है, जयंतिया पहाड़ियाँ में पाई जाती है और जो औसत लंबाई होती है इन मछलियों की उससे 5 गुना ये अधिक बड़ी है। अगला प्रश्न है ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में। पहले में कहा गया है कि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत आते हैं। तो ये अनुसूची 3 के तहत नहीं आते, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो गया। फिर कहा गया है ये प्रवासी प्रजाति है जो घोंसले के शिकार के लिए भारत आती है। ऑलिव रिडले टर्टल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ओडिशा के तट पर। और अत्यधिक संख्या में अंडे देने की प्रक्रिया को अरीबादा के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट एसपीपी पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसके संबंध में हमसे पूछा गया है सही कथन क्या है। कहा गया है कि प्रतिकूल पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों को कम करना है इसका संबंध है इससे। फिर वायु और जल प्रदूषण को कम करना, समुदायों में स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर ये तीनों ही इसके संबंध में बिल्कुल सही हो जाएंगे। सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट के संबंध में टास्क फोर्स है, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे ये आंसर सही हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण बेसल 3 मानदंडों के कार्यान्वयन को 1 वर्ष के लिए यानी कि जनवरी 2025 तक टाल दिया गया है। और फिर कहा गया है प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 में करदाताओं को ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट के साथ देय करों का भुगतान करके प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने हेतु अवसर प्रदान करा जाएगा। तो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है वो दूसरा करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। पहली गलत हो जाएगी क्योंकि इसको 1 वर्ष के लिए तो बढ़ाया गया है लेकिन बढ़ाकर जनवरी 2025 नहीं जनवरी 2023 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला है सीमित देयता भागीदारी निपटान योजना यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेटलमेंट स्कीम 2020। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके संबंध में कहा गया है ये 2020 की जो अधिसूचना है इसके मसौदे के बारे में दिए गए हैं कि ये मौजूदा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम अधिसूचना 2006 का स्थान लेगा और जो मसौदा है ये सभी परियोजनाओं और गतिविधियों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटेगा।
उसके बाद सार्वजनिक परामर्श को 2 श्रेणी की परियोजनाओं के लिए अनिवार्य बताया गया है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन बिल्कुल सही है इसके बारे में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं चंडीगढ़ की सुखना झील के बारे में, ये न्यूज़ में रही है तो इसको देख लेते हैं, इसके संबंध में सही क्या है ये बताना है। पहले में कहा गया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे जीवित संस्था घोषित किया है और यह एक मानव निर्मित झील है। तो ये दोनों कथन इसके बारे में सही है, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, लड़कियों के लिए एक नया आयोग, 25 साल की प्रगति का जायजा लेना। ये एक रिपोर्ट है जिसको जारी किया गया है कौन सी संस्थान के द्वारा, यही पूछा गया है, यही प्रश्न है। तो दिए हुए यूनिसेफ, प्लान इंटरनेशनल, यूएन विमेन यानी संयुक्त राष्ट्र विमेन, तो इन तीनों ने ही इसको मिलकर जारी किया है। ठीक है, यूनिसेफ, प्लान इंटरनेशनल और यूएन विमेन ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कहा गया है हाल में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है आदिवासियों के लिए टेक। इसके बारे में, ये ट्राइफेड की एक पहल है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। तो जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इसको समर्थन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा नहीं मिला हुआ है, इसको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है राजकुमारी अमृता कौर, इनको हाल ही में टाइम मैगजीन की पिछली सदी की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। तो इनके बारे में हमें देखना है क्या कथन सही है। पहले में कहा गया है वे महात्मा गांधी के काम और शिक्षाओं से काफ़ी ज़्यादा उनके प्रति आकर्षित थी, उनके काम और शिक्षाओं से, और उन्होंने मार्गरेट कजिन्स के साथ मिलकर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना में मदद की थी। तो मार्गरेट कजिन्स के साथ मिलकर इन्होंने ये अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना भी की थी। तो ऑप्शन हमारे ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कहा गया है कि अर्पित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है और इसका आशय है एनुअल रेनोवेशन प्रोग्राम इन टेक्नोलॉजी। तो देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें पता हो इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो ARPIT, अर्पित, इसका फुल फॉर्म है, देखिए इससे भी यही निकल रहा है लेकिन ये गलत दिया हुआ है। अर्पित का फुल फॉर्म है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। ठीक है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही है वो केवल पहला वाला सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, इसकी पहल है और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में कहा गया है कि इसके तहत अन्य योजना के तहत पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाएगा और लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को बीमा कवर प्रदान किया गया है और जनधन खाता धारकों को अप्रैल से जून के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो जनधन खाता धारकों को नहीं दिया जाएगा, जो महिला जनधन खाता धारक हैं उनको ही केवल दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर बात की गई है भीलवाड़ा मॉडल की। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था कुछ समय पहले। तो भीलवाड़ा मॉडल समाचारों में रहा है, इसका किससे संबंध है, क्योंकि ये कोविड-19 के जो केसेस हैं उनको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा सफल रहा था। तो इसका संबंध में क्या क्या हुआ था इसके अंतर्गत वो दिया हुआ है। कर्फ्यू लागू होना, बिल्कुल सही बात है। व्यापक जांच और घर घर सर्वेक्षण, ये भी था। विस्तृत अनुबंध अनुरेखण भी हुआ था और 3 साल की जेल। तो जेल का कोई प्रावधान नहीं था। इस तरह से कोविड को कंट्रोल करने के प्रयास किए गए थे। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, वधावन बंदरगाह, ये लैंडलॉर्ड मॉडल पर विकसित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। ये पर्यावरण के अनुकूल बंदरगाह होगा क्योंकि इसे चारों ओर जो फैले मैंग्रोव हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना विकसित किया जाएगा और साथ ही में ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। तो यहाँ पर ये तीनों कथन वधावन बंदरगाह के बारे में सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन। इसके बारे में हमको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहले देख लेते हैं। पहले में कहा गया है इसका उद्देश्य है कि 2024 तक तकनीकी कपड़े के घरेलू बाजार का आकार लगभग $50 बिलियन तक बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि मिशन के 4 घटक होंगे और इसका उद्देश्य है कि देश को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक अगुवा बनाना है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका मतलब ये सारे कथन हमारे सही हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो सही कथन हमें मिल रहे हैं इतने सारे, उनको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। फिर आता है ईज ऑफ लिविंग सूचकांक।
इसके बारे में कहा गया है कि यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है भारतीय शहरों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना। यहाँ पर फिर से हमारे दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण CMS COP 13 के संबंध में। कहा गया है अपेंडिक्स 1 में 7 प्रजातियां शामिल की गई हैं जिन्हें सबसे सख्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। फिर कहा गया है प्रवासी प्रजाति की स्थिति पर यह पहली रिपोर्ट बताती है कि CMS द्वारा कवर की जाने वाली अधिकांश प्रवासी प्रजातियां घट रही हैं। उसके बाद है कि भारत 7 प्रवासी प्रजातियों के शीर्ष देशों में से एक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? ये सारे कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CMS में बोल रही हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसी की इंग्लिश लिखी हुई है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, ये है CMS। तो ऑप्शन हमने देख लिया, यहाँ डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी वाटर एग्रीकल्चर नेक्सेस ग्रो सोलर सेव वाटर डबल द फार्म इनकम। तो यहाँ ये कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ये बताया गया है। और फिर पूछा गया है कि इसको आयोजित किसके द्वारा किया गया है। तो यह आयोजित नीति आयोग, IMF और विश्व बैंक, इनमें से किसके द्वारा की गई है? ये की गई है नीति आयोग और विश्व बैंक के द्वारा आयोजित, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है ये कार्यशाला जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी, ये याद रखिएगा। फिर आता है भारत में भूजल संदूषण पर प्रतिवेदन के संदर्भ में जो कथन है वो कौन सा सही है? कहा गया है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी घाटी वाले राज्य सबसे कम प्रभावित हैं और भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण जो है ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है। तो जो दूसरा कथन है ये बिल्कुल सही है। पहला कथन गलत है क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी घाटी वाला जो राज्य है ये सबसे ज्यादा प्रभावित है, ना कि सबसे कम। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आगे हमें कथन दिए हुए हैं। कहा गया है फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया है और ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश से। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने उन क्षेत्रों में मेम्ब्रेन आधारित जल शोधन पर प्रतिबंध लगा दिया है जहां पर आपूर्ति किया गया पानी जो है वो मानदंडों के अनुकूल है। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इससे बहुमूल्य खनिजों को नुकसान होता है। बिल्कुल सही बात है। ये केवल 20% पानी को पुनः प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि कुछ निर्माता आर्सेनिक संदूषण के उपचार के बारे में गलत दावे भी करते हैं। तो ये तीनों ही यहाँ पर कारण है, इसीलिए इसको बंद किया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है पुम्पुहार। ये हाल ही में समाचार में रहा है। ये क्या है? ये तमिलनाडु का एक बंदरगाह शहर है जो 1000 साल पहले समुद्र के नीचे डूब गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, और भारतीय डिजिटल विरासत परियोजना के तहत इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए इसको समाचारों में देखा गया है, भारतीय डिजिटल विरासत परियोजना के तहत। आगे देख लेते हैं बाजार बुद्धिमत्ता और पूर्व चेतावनी प्रणाली पोर्टल। इसके बारे में कहा गया है इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रारंभ किया है और ये टमाटर, प्याज, दालों की कीमतों की वास्तविक समय में निगरानी प्रदान करेगा। तो जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्याज, टमाटर और आलू है। ठीक है, प्याज, टमाटर और आलू है, ना कि दालें। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। तो ये याद रखिएगा, टोमेटो, अनियन और पोटैटो। ठीक है, तो इस तरह से ये पी है पोटैटोस के लिए, तो टॉप है यहाँ पर जिनकी वास्तविक समय पर निगरानी की जाएगी। अगला दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा कथन प्रनाश प्रक्षेपास्त्र के बारे में सही है। तो कहा गया इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। ये एक सतह से सतह बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। ये प्रहार प्रक्षेपास्त्र का उन्नत संस्करण है। ये अपनी श्रेणी में दुनिया का सबसे सस्ते प्रक्षेपास्त्रों में से एक होगा और यह एक गैर परमाणु प्रक्षेपास्त्र होगा। तो ये सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल है और ये एक अपनी तरह का ये जो प्रहार प्रक्षेपास्त्र है इसका उन्नत संस्करण होगा और ये अपनी श्रेणी में दुनिया का सबसे सस्ते प्रक्षेपास्त्रों में होगा और गैर परमाणु प्रक्षेपास्त्र है और मारक क्षमता कितनी है? 200 किलोमीटर। अगला है थ्रोटेड बुलबुल। जो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है उसके बारे में कहा गया है, जिसे 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभांकर के रूप में चुना गया था। इसे रूबीगुला भी कहा जाता है और ये गोवा का राज्य पक्षी है और इसकी जो आयुसीएन स्थिति है वो है संकट मुक्त। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है चक्रवात डेनिस के बारे में।
पहले में कहा गया है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में रिकॉर्ड किया गया दूसरा सबसे शक्तिशाली गैर उष्णकटिबंधीय तूफान है। बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है ये 2 तीव्र बम चक्रवातों के दुर्लभ विलय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चक्रवात डेनिस कहाँ पर आया था? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा। फिर बजट के संदर्भ में प्रश्न दिया हुआ है, सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी को समाप्त कर दिया है जो कि प्यूरिफाइड टेरेप्थिक एसिड की आयात पर लगाया जाता था। तो प्यूरिफाइड टेरेप्थेलिक एसिड की आयात पर लगाया जाता था, इसको बंद कर दिया है। तो हमसे प्रश्न इसी पीटीए के बारे में ही पूछा गया है। कहा गया ये एक कच्चा माल है और इसका उपयोग विभिन्न मानव निर्मित कपड़े बनाने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग लगभग 70 से 80% पॉलिएस्टर उत्पाद में किया जाता है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यूरिफाइड टेरेप्थेलिक एसिड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बात की गई है कि भारत ने 2016 के बाद लिथियम आयन बैटरी के अपने आयात को दोगुना कर लिया है और भारत दुनिया में लिथियम आयन बैटरी के सबसे बड़े आयातकों में से एक हो गया है। तो दूसरा जो कथन है ये बिल्कुल सही है। पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि 2016 के बाद से लिथियम आयन बैटरी के अपने आयात को भारत ने दोगुना नहीं बल्कि चौगुना कर लिया है। ठीक है। फिर देखते हैं, दिल्ली में विधानसभा कुछ अपवादों के साथ राज्य सूची में सभी मामलों पर कानून बना सकती है और दिल्ली में विधानसभा समवर्ती सूची के सभी मामलों पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर संविधान की 5वीं अनुसूची के संदर्भ में है कि राष्ट्रपति को एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है और राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष जो अधिनियम है वो अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। और अंत में कहा गया है अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करनी है जिसमें 20 सदस्य होंगे। तो पहला और जो तीसरा कथन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन हमारा यहाँ पर गलत है क्योंकि राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को ना होकर किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा प्रावधान है जो चुनाव आयोग के स्वतंत्र कामकाज को सुनिश्चित करता है? पहले में कहा गया है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चुनाव आयुक्त है, उसका कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसके सदस्यों की योग्यता को संविधान निर्धारित करता है। सेवानिवृत्त जो चुनाव आयुक्त है उनको सरकार द्वारा किसी भी और नियुक्ति के लिए रोक दिया गया है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनकी सेवा शर्तें उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके नुकसान हेतु बदली नहीं जा सकती हैं। तो उनके स्वतंत्र कामकाज को सुनिश्चित इनमें से कौन सा प्रावधान करता है? तो वो हो जाएगा पहला और चौथा। ठीक है, पहला और चौथा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसमें नहीं होगा। ठीक है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता का विवरण नहीं दिया हुआ है इसलिए ये गलत हो गया है। और फिर चुनाव आयुक्तों की सरकार द्वारा किसी भी अन्य नियुक्ति से कोई भी रोक भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। ना ही उनको किसी अन्य नियुक्ति से रोका गया है, ना ही उनके सदस्यों की योग्यता निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर केवल ये हो जाएगा कि इनको कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है और नियुक्ति के पश्चात उसमें कोई भी उनके नुकसान हेतु कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों में से एक को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जब अध्यक्ष का पद खाली हो गया हो, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण के अध्यक्ष अपने कार्य को ना कर पा रहा हो, करने में असमर्थ हो या अध्यक्ष अक्षम हो। तो यहाँ पर पहला और दूसरा हो जाएगा। तीसरा कारण सही नहीं होगा। कार्यवाहक यूपीएससी अध्यक्ष तभी नियुक्त किया जाता है जब सीट रिक्त हो जाती है और वे अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ होता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है। ठीक है। फिर यूपीएससी की भूमिका के संदर्भ में दिया हुआ है, कहा गया है इसका संबंध अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती से है, इसका संबंध केंद्रीय सेवाओं की ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती से है, ये सरकार को पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देता है, इसका संबंध कैडर प्रबंधन से है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, इसका संबंध कैडर प्रबंधन से नहीं है। फिर आता है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को एक जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार दिया है? कौन से अनुच्छेद ने दिया है? ये दिया है आर्टिकल 279A।
ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 279A के अंतर्गत एक जीएसटी काउंसिल का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर हमें देखना है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एससी और एसटी के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया था। देखिए पहले ऐसा था कि एक साथ होते थे, एससी एसटी आयोग एक ही होता था। उसके बाद एक संविधान संशोधन आया और उसके माध्यम से इनको अलग अलग कर दिया गया। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 89 संविधान संशोधन, जो 2003 में लाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में। मूल रूप से संविधान ने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया था और राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने इस संबंध में एक सिफारिश की थी और इसे 10वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो बात हमारी सही हो जाएगी वो पहली और दूसरी बिल्कुल भी सही है, मतलब बिल्कुल सही है पहले और दूसरे कथन। जो तीसरा कथन है हमारा वो सही नहीं है, क्योंकि इसको जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से, ना कि 10वें से। ठीक है, फिर महान्यायवादी के संबंध में कहा गया है इसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव नहीं करना चाहिए और उसे भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं देनी चाहिए। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। महान्यायवादी संविधान के कौन से आर्टिकल में है ये बताइएगा जरा कमेंट कर अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो उसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर है नीति आयोग के संबंध में किस सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है नीति आयोग? तो यहाँ पर जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं इन सभी के द्वारा नीति आयोग, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं नीति आयोग के, सभी के द्वारा निर्देशित होता है। ये देख लीजिएगा आप, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ देती हूँ मैं एक बार। अंत्योदय, समावेश, ग्राम, जनसांख्यिकीय लाभांश, लोगों की भागीदारी, शासन और सततता। ठीक है, तो ये 7 हैं सिद्धांत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान के संदर्भ में कहा गया है ये नीति आयोग से जुड़ी एक केंद्रीय स्वायत्त संस्था है और इसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च के नाम से जाना जाता था और 2010 में इसके नाम को बदल दिया गया। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि पहले इसको इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदला गया है 2014 में और कर क्या दिया गया है? राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, और ये नीति आयोग से जुड़ी एक केंद्रीय स्वायत्त संस्था है। आगे है कौन सा मानव अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 का प्रावधान है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, मतलब कोई भी जज होगा वो भी नियुक्त किया जा सकता है अब इसके अध्यक्ष के रूप में। और फिर आयोग के सदस्यों की जो संख्या है इसको बढ़ाकर 2 से 4 कर दी गई है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है क्योंकि 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे सीवीसी सदस्यों को एक समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इस समिति में कौन कौन हिस्सा होता है इस समिति का? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ये नहीं होते हैं इसमें। उसके बाद आता है भारतीय समाजवाद के संबंध में हमें बताना है कौन सा सही है। कहा गया है भारत में ये राजकीय समाजवाद नहीं है और 1991 की नई आर्थिक नीति ने भारतीय राज्य की समाजवादी साख को कमजोर किया है। तो ये दोनों ही यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर आता है अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द दिया हुआ है इसमें क्या क्या शामिल होगा? तो इसमें भारत की सरकार और संसद शामिल है, राज्यों की सरकार और विधायिका, नगर पालिका, पंचायत और जिला बोर्ड, LIC और ONGC सेल जैसे PSUs, ये सब इसमें शामिल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से किसने ईसा पूर्व 2री शताब्दी के मध्य में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और लगभग 50 वर्षों तक इस पर शासन किया था? तो वो थे चोल। कौन थे? चोल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किस क्षेत्र के ताम्र पाषाणिक लोग खाने के लिए मछली और चावल पर निर्भर थे जो अभी भी देश के उस हिस्से में लोकप्रिय आहार है? यहाँ पर आंसर पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया है वो हो जाएगा पूर्वी। ठीक है, यहाँ पर आज भी खाने के लिए मछली और चावल पर निर्भरता देखी जाती है। आगे प्रश्न है उद्दालक अरुणी और उनके जो पुत्र थे श्वेतकेतु, इनके बीच में ब्राह्मण की पहचान और आत्मा के विषय के लिए प्रसिद्ध बातचीत ये दी हुई है कौन से उपनिषद में? तो ये दी हुई है छांदोग्य उपनिषद में।
उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में किसमें दिया हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर की शिक्षाओं का संबंध मुख्यतः सिद्धशिला से है और जैन धर्म के मूल सिद्धांत मूल सूत्रों में दिए गए हैं। ऑप्शन ये दोनों ही हमारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो महावीर की शिक्षाओं का संबंध किससे है? सिद्धशिला से है और जैन धर्म के मूल सिद्धांत मूल सूत्रों में दिए गए हैं। फिर कश्मीर के जो सुल्तान है जैनुल अबदीन, इनके बारे में कहा गया है इन्होंने एक कृत्रिम द्वीप जैनालंका का निर्माण किया था। बिल्कुल सही बात है, और इसे वूलर झील पर इन्होंने बनाया था, ये जो जैनालंका द्वीप बनाया था। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है मुगल काल के बारे में, कहा गया है खानुल मंजिल बड़ा आवासीय महाविद्यालय था और मुगल राजकुमारी सलीमा सुल्तान और जेबुन निसा ने अपना पुस्तकालय बनवाया था और शिक्षा का माध्यम आमतौर पर क्या होता था? उर्दू। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो कथन है बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्दू नहीं होता था शिक्षा का माध्यम आमतौर पर, फारसी और अरबी होता था। कौन सा होता था? फारसी और अरबी। और खान उल मंजिल क्या था? एक बड़ा आवासीय महाविद्यालय थे। और जो मुगल राजकुमारी जिन्होंने अपने पुस्तकालय बनवाए थे वो थी सलीमा सुल्तान और जेबू निसा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। फिर हम देखते हैं सुमेलित कौन करना है हमको यहाँ पर। तो पद्म सुंदर, इसका सुमेलन होगा अकबर शाही श्रृंगार दर्पण से। और फिर सिद्धि चंद्र उपाध्याय, इसका संबंध हो जाएगा भानुचंद्र चरित्र से। और जगन्नाथ पंडित रसगंगाधर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 1A 2B 3C। पद्म सुंदर, अकबर शाही श्रृंगार दर्पण, सिद्धि चंद्र उपाध्याय भानुचंद्र चरित्र और जगन्नाथ पंडित रस गंगाधर। आगे दिया हुआ है कि अकबर के समय पुर्तगाली पुजारी द्वारा राज्यसभा में यूरोपीय चित्रकला पेश की गई थी और मुगल काल के दौरान संगीत जो था ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक माध्यम था। तो इसमें हमारा कौन सा कथन सही होगा? दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं डच फैक्ट्रियों की स्थापना कहाँ कहाँ पर की गई थी। तो डच फैक्ट्रियों की स्थापना की गई थी पेट्टापोली में, देवीनामपट्टनम में और पुलिकट में। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कंपनी ने सम्राट से दीवानी कार्यों का अधिग्रहण किया था तब उप दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था किसको? मोहम्मद रजा खान, राजा शिताब राय। तो इन दोनों को ही नियुक्त किया गया था। जो राजा शिताब राय थे इनको बिहार के लिए किया गया था और मोहम्मद रजा खान को कहाँ के लिए किया गया था? बंगाल के लिए उप दीवान। मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए थे और राजा शिताब राय बिहार के। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में कहा गया है ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था ये। एक्सला शापेल की संधि के साथ ही समाप्त हुआ था और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध से हुई थी। तो इसमें हमारा पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो सप्तवर्षीय ये युद्ध था इसका संबंध किससे है? तीसरे कर्नाटक युद्ध से है, ना कि पहले से। फिर बात आती है पुवैया के राजा को किसे मारने के लिए अंग्रेजों से बड़ी रकम मिली थी। तो पुवैया के जो राजा थे इन्होंने ह्यूज अमाउंट रिसीव किया था। किसको मारने के लिए किया था? ये किया था फैजाबाद के मौलाना अहमदुल्ला को मारने के लिए। ठीक है, पुवैया के राजा ने फैजाबाद के मौलाना अहमदुल्ला को मारने के लिए अंग्रेजों से एक बड़ी रकम वसूल की थी। आगे है किसने अपनी जो कविता है भारत तीर्थ में लिखा था कि पश्चिम ने अपने द्वार खोल दिए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत तीर्थ किसकी कविता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे है कलकत्ता की मोहनडन साक्षरता सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुई थी। दूसरा कथन है इसकी स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ ने की थी। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अब हमको उनके वर्षों के साथ मिलाना है, सुमेलित करना है। तो जो बंगाल फमाइन दिया हुआ है, बंगाल का अकाल, ये आया था 1769-70 में। उड़ीसा का अकाल 1866 से हो जाएगा और बंगाल का जो भीषण अकाल था ये 1942-43 से हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखते हैं नील विद्रोह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में शुरू हुआ था और बाद के वर्षों में नील विद्रोह को गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह का पूर्वगामी माना जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है हमें इनको सही कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। पहला देख लेते हैं, ये सारे बिल्स हैं। तो इल्बर्ट बिल ये हो जाएगा 1883।
फिर आ जाएगा पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम, ये हो जाएगा 1885, सॉरी ये हो जाएगा 1900, इसका हो जाएगा 1900। और फिर सम्मति आयु अधिनियम, ये हो जाएगा 1891। फिर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, इसका वर्ष हो जाएगा 1885। ठीक है, तो एल्बर्ट बेल 1883 में सबसे पहले दिख रहा है हमको, यही आया था। तो स्टार्टिंग में तो 1 होना चाहिए, 2 ऑप्शन है हमारे सामने, उसके बाद आ जाएगा 4, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में आया था, सम्मति आयु अधिनियम 1891 में, और पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1900 में। ठीक है, 1875 के दक्कन के दंगों के बारे में कहा गया है। इस आंदोलन को पूना सार्वजनिक सभा का समर्थन मिला था, और इसकी स्थापना, ये जो दक्कन दंगा आयोग था, इसकी स्थापना जिसने 1888 में अपनी रिपोर्ट दी थी, तो इसकी स्थापना की गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट 1888 में दी थी। तो इसके बारे में कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा? पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसने अपनी रिपोर्ट 1878 में दी थी। ये दंगे हुए थे 1875 में, फिर आयोग बना था और उसने अपनी रिपोर्ट 1878 में दे दी थी। आगे दिया हुआ है कि निचली जातियों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों और शिष्टाचार का अनुकरण और नकल करने की कोशिश की थी, और इसे किसके द्वारा संस्कृतिकरण कहा गया? तो संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया गया था इसके लिए, और ऐसा कहा गया था एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं सिख सुधार आंदोलन के संदर्भ में। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत बाबा दयाल ने की थी, और सिख सभा आंदोलन का उद्देश्य सिख गुरुद्वारों के काम और प्रबंधन में सुधार लाना था। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाबा दयाल ने की थी। लेकिन जो दूसरा दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि अकाली आंदोलन का उद्देश्य सिख गुरुद्वारों के काम और प्रबंधन में सुधार लाना था। ठीक है, ना कि सिख सभा आंदोलन का। किसका उद्देश्य था प्रबंधन में सुधार लाना? ये उद्देश्य था अकाली आंदोलन का। अगला प्रश्न है आर्य महिला सभा, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी पंडिता रामाबाई के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है स्वराज पार्टी, इसका गठन विधान परिषद में प्रवेश पर असहमति के कारण किया गया था, और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष नहीं थे, सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। फिर बात की गई है सांप्रदायिक पुरस्कार में किसके लिए अलग निर्वाचक मंडल शामिल किया गया था? तो वो कौन कौन था यहाँ पर? ये सभी उसमें सांप्रदायिक पुरस्कार में अलग निर्वाचक मंडल इन सभी को दिया गया था, सभी को देने की बात की गई थी। सिखों, मुसलमानों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई और दलित वर्ग। ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये जो रियासत थी उनके राजनीतिक आंदोलन का एक समूह था, और पहला सत्र इसका बॉम्बे में किया गया था आयोजित, और इसका पहला अधिवेशन 1929 में हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा हमारा कथन सही है? पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1929 नहीं 1927 में किया गया था। ठीक है, फिर बात आती है भारत में इनमें से किस मामले में फिलिप स्प्रैट नामक एक अंग्रेज पर मुकदमा हुआ था? तो कौन से मामला था? ये था मेरठ षड्यंत्र मामला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में जो 2020-21 के लिए 7 से 7.5% की वृद्धि का अनुमान है, और अक्टूबर-दिसंबर 2019 की जो तिमाही है इसमें जीडीपी वृद्धि दर 7 सालों में सबसे कम हो गई थी। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है ये बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अनुमान है वो 6 से 6.5% है, ना कि 7 से 7.5%। ठीक है, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 है इसमें 2020-21 के लिए कितना अनुमान रखा गया था? 6 से 6.5%, और ये 7 सालों में सबसे कम हो गई थी, लोएस्ट हो गई थी। कितनी हो गई थी ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। फिर हम देखते हैं बाय बैक कर के संदर्भ में इसका संबंध किससे है, इसके लिए सही कथन पूछा गया है। तो ये हो जाएगा, पढ़ लेते हैं पहले। बाय बैक कर वहाँ लागू होता है जहाँ कोई कंपनी शेयर धारकों को जारी किए गए शेयरों को वापस खरीदती है। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में जो बाय बैक कर है ये केवल असूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होता है। तो इसमें हमारा कौन सा कथन सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद त्वरित सुधारक कार्रवाई यानी कि पीसीए,
इसका संबंध देखना है हमको। इसके संबंध में कथन कहा गया है 2002 में इसको पेश किया गया था। ये बैंकों के लिए एक संरचित प्रारंभिक हस्तक्षेप तंत्र है जो लाभप्रदता के नुकसान के कारण खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद कहा गया है कि पीसीए फ्रेमवर्क वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी पर लागू होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि ये सिर्फ किस पर लागू होता है? वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी पर लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। मसाला बॉन्ड, इसके बारे में दो कथन दिए हुए हैं। कहा गया है ये रुपए मूल्य वाले बॉन्ड होते हैं और दूसरे में कहा गया है आईएफसी के द्वारा 2014 में पहला मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। फिर इन्हें आरबीआई की बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत विनियमित किया जाता है। यहाँ पर हमारे ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 1, 2, 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो पहले हो चुका है 2014 में, लेकिन अब इसके लिए पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा इसको। फिर पोंजी स्कीम के बारे में हमको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ये एक धोखाधड़ी निवेश घोटाला है और इन योजनाओं में निवेश करना बहुत आसान होता है और ये उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गलत पूछा गया है, लेकिन देखिए तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, तो अब इस यहाँ पर गलत हटा लीजिएगा। ऑप्शन सी रखते हैं, गलत हटा देते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। फिर बात की गई है कि श्रम बल भागीदारी जो दर है आबादी में श्रम बल में व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है और आनुपातिक बेरोजगारी को श्रम बल में बेरोजगार जो व्यक्ति हैं उनके प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है ये देश के सभी किसानों को 2 साल के अंतराल पर प्रदान किया जाता है और नमूना परीक्षण और रिपोर्टिंग की लागत केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। मिट्टी के नमूनों का जो परीक्षण है ये 5 मापदंडों पर किया जाता है और लगभग 22.5 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा जो कथन है ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि मापदंड यहाँ 5 दिए गए हैं लेकिन होते कितने हैं? 12। ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में देख लीजिए ये 2 साल के अंतराल पर प्रदान किए जाते हैं किसानों को और इसमें नमूना परीक्षण और रिपोर्टिंग की लागत जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाती है। 12 इसके अंतर्गत पैरामीटर्स होते हैं यानी कि मापदंड होते हैं मिट्टी के नमूनों के परीक्षण के लिए और अभी तक लगभग 22.5 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड्स को वितरित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो पूसा सांभा 1850, इसका सुमेलन किससे है? चावल से, बिल्कुल सही है। पूसा आदित्य अंगूर हो जाएगा और पूसा सोना प्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूसा सांभा 1850 चावल, आदित्य अंगूर और सोना प्याज हो जाएगा। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के संबंध में कहा गया है मत्स्य क्षेत्र जो है ये प्राथमिक स्तर पर लगभग 16 मिलियन मछुआरों और मछली पालकों को आजीविका प्रदान करता है और 2016 में एक स्वतंत्र मत्स्य विभाग बनाया गया था। यहाँ पर पहला कथन जो है ये बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है क्योंकि जो स्वतंत्र मत्स्य विभाग है ये 2019 में बनाया गया है। ठीक है, आगे बात की गई है औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। पहला कथन है कि 2019-20 के लिए अनुमानित वृद्धि कितनी है बताई गई है 2.5% की। और फिर कहा गया है पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात, मोटर वाहन और अन्य परिवहन उपकरण कंपनियां मंदी की प्रमुख योगदानकर्ता रही हैं और ये क्षेत्र कुल सकल मूल्य के 30% के करीब योगदान देता है। यहाँ पर हमारे ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पीएलएफएस के अनुमान के अनुसार 2011-12 और 2017-18 के बीच में देख लेते हैं क्या क्या कथन दिए हुए हैं। नियमित वेतन कर्मचारियों की हिस्सेदारी में 50% की वृद्धि हुई है और महिला श्रमिकों के अनुपात में 80% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है कथन वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें नियमित वेतन कर्मचारियों की हिस्सेदारी में 5% की वृद्धि हुई है और महिला श्रमिकों के अनुपात में 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पीएलएफएस लिखा हुआ है यहाँ पर ये है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, तो इसका अनुमान है ऐसा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यटन क्षेत्र के बारे में कथन दिए हुए हैं।
पहला कथन हुआ दिया है कि 2017 से 18 में विश्व स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन है इसमें धीमी वृद्धि देखी गई थी और उत्तर प्रदेश विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल रहा है। ई वीज़ा जो योजना है ये 169 देशों के लिए अब तक उपलब्ध हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है 2017 से 18 में धीमी वृद्धि देखी गई है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में, और अब कोरोना वायरस के बाद तो ये बहुत ही कम हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। कोविड परिघटना ये क्या है? पहले में कहा गया है ये एक परिघटना को संदर्भित करता है जहां कुछ सामानों की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है जो प्रकृति में चक्रीय होते हैं। ये विचार हंगरी के अर्थशास्त्री निकोलस कोल्डोर ने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर फिर से दोनों कथन हमारे सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आता है कोरोना वायरस प्रकोप के बीच निर्यातकों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? पहले में कहा गया है कि भारत ने उन देशों से आग्रह किया है जिनके साथ FTA है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वह अस्थायी रूप से मूल के प्रमाण पत्र के बिना माल के आयात की अनुमति दे दें और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में बात की गई है गिनी गुणांक की। पहले कहा गया है लॉरेंस वक्र से व्युत्पन्न इसका उपयोग किसी देश में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। आय या धन के वितरण का यह एक आलेखी निरूपण है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि आय या धन के वितरण का एक आलेखी जो निरूपण होता है ये गिनी गुणांक ना होकर लॉरेंस वक्र होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे देख लेते हैं। इसमें बेंचमार्क क्रूड के संबंध में कथन दिए हुए हैं। कहा गया है ये कच्चे तेल के खरीदारों और विक्रेताओं के लिए संदर्भ मूल्य के रूप में कार्य करता है। प्राथमिक बेंचमार्कों में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ब्रेंट ब्लेंड और दुबई क्रूड शामिल है और हाल ही में जो ब्रेंट क्रूड है इसकी कीमतें नकारात्मक हो गई थी। तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि जिसकी कीमत नेगेटिव हुई थी वो था वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है, यानी कि WTI की कीमतें नेगेटिव हो गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये 3 होते हैं जो प्राथमिक बेंचमार्क्स होते हैं, ये 3 हैं जिससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस निकाले जाते हैं और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से भारत का संबंध नहीं है, इसलिए इसकी कीमतें नेगेटिव हो गई थी, नकारात्मक हो गई थी, तभी भारत को ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ए है। हम अगला देखते हैं। बजट 2020 के अनुसार किन पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वो कौन से हैं? ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है हमारा 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धौलावीरा और आदिन चन्नलूर। कौशाम्बी और लोथल इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला है कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों को सहायता के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया गया है कृषि उड़ान, ठीक है, कृषि उड़ान को शुरू किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन कथनों को देख लेते हैं। भारत में विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है और दुनिया की आबादी का कितना है? 17.5। बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है अमेरिका में विश्व के क्षेत्रफल का 7.2% है और विश्व जनसंख्या का कितना है? 4.5। देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है दुनिया के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में भारत की तुलना में केवल बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक है और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार विश्व जनसंख्या 2000-2010 के दौरान लगभग 4.23% की वार्षिक दर से बढ़ी है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है ये बिल्कुल सही है हमारा, पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि जो वार्षिक वृद्धि दर रही है वो 1.23% रही है, वैश्विक वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। तो जो पहला कथन है वो सही है, यहाँ गलत पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी होगा। फिर हम देखते हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले जनगणना दशक की तुलना में 2001 से 11 की जनगणना के दौरान प्रतिशत में गिरावट आई है, सिवाय कौन से राज्य के? तो वो कौन से हैं? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये तीनों ही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जनगणना से संबंधित कहा गया है
इन राज्यों को उनके बढ़ते हुए क्रम में उनकी दशकीय वृद्धि के अनुसार व्यवस्थित करना है हमको। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा उत्तराखंड, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब और उसके बाद अंत में यूपी। इसमें दिया हुआ है कि कुल आबादी का लगभग 37.36% शहरी आबादी है। ये गलत है क्योंकि शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? 31.36%। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ग्रामीण लिंगानुपात यूपी में 918 है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर जस्ता के संदर्भ में कहा गया है देश में छत्तीसगढ़ में अधिकतम जस्ता भंडार है और मध्य प्रदेश देश में अधिकतम जस्ता का उत्पादन करता है और जस्ता के साथ सीसा और टिन मिलाकर सोल्डर का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा कथन सही हो जाएगा? यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा और तीसरा है ये गलत है। राजस्थान में देश में अधिकतम जस्ता का उत्पादन होता है और देश में सबसे ज़्यादा जस्ता का भंडार कहाँ पाया जाता है? देखिए, राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा जस्ता के भंडार और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए दोनों कथन गलत हैं। और टिन और सोल्डर सीसा को मिलाकर सोल्डर नामक धातु का निर्माण होता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देख लेते हैं। फिर ये रेशम उत्पादन के संबंध में कहा गया है कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है और उसके बाद आंध्र प्रदेश देश के सबसे बड़ा शहतूत रेशम उत्पादक है और असम देश का सबसे बड़ा एरी रेशम उत्पादक है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा जो कथन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक देश का सबसे बड़ा शहतूत उत्पादक है, ना कि आंध्र प्रदेश, इसलिए दूसरा जो कथन है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। राज्य और उनका उत्पादन में उच्चतम, ये हमको देखना है, मैच करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही मैचिंग देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर हो जाएगा बादाम से, उसके बाद आंध्र प्रदेश केला हो जाएगा, गुजरात से हो जाएगा नींबू और महाराष्ट्र से हो जाएगा संतरा, यानी कि सब सामने से सही मैच है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कृषि निर्यात समुद्री उत्पादों का होता है और भारत में सबसे ज़्यादा कृषि आयात जो है वो वनस्पति तेल का होता है। तो यहाँ पर फिर से दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद आता है जिला और उत्पादन, हमको मैच करना है। तो यहाँ पर मैच नहीं करना है, यहाँ पर बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो गोरखपुर केला, आगरा भिंडी, जालौन मटर, मैनपुरी टमाटर, ये सभी बिल्कुल सही मैच्ड हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर निम्नलिखित देशों को हमको उनकी प्राकृतिक गैस भंडार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भंडार के हिसाब से व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार हैं तुर्कमेनिस्तान में, उसके बाद आता है कतर, फिर है ईरान, उसके बाद रूस। तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। फिर इन देशों को 2018-19 में भारत में एफडीआई प्रवाह के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भारत का जो एफडीआई क्रम है उसके हिसाब से ये 1 2 3 4 हो जाएगा। सबसे पहले अमेरिका, फिर यूके, फिर नीदरलैंड्स और जापान। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 3 मेगा सिटीज़ हैं और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में 5 मेगा सिटीज़ हैं और जनगणना के अनुसार ग्रेटर मुंबई सबसे बड़ी मेगा सिटी है। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही हैं। इनको एक बार फिर से देख लीजिए कि जनगणना के अनुसार भारत में 3 मेगा सिटीज़ हैं और यूएन के हिसाब से भारत में 5 मेगा सिटीज़ हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रेटर मुंबई जो है ये सबसे बड़ी मेगा सिटी है। ठीक है। फिर ये कथन है कि भारत में दुनिया में अधिकतम ग्रामीण आबादी है और बांग्लादेश में पाकिस्तान की तुलना में ग्रामीण आबादी अधिक है और बांग्लादेश की तुलना में इंडोनेशिया में ग्रामीण आबादी अधिक है। तो पहला और तीसरा जो कथन है यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ गलत है, क्योंकि अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जो देश हैं वो है भारत हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद है चीन, फिर आएगा पाकिस्तान, उसके बाद इंडोनेशिया और फिर बांग्लादेश। ठीक है, तो भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश ये सीक्वेंस है ग्रामीण आबादी के हिसाब से और भारत में दुनिया में इस हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया है और बांग्लादेश की तुलना में इंडोनेशिया में ग्रामीण आबादी अधिक है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि बांग्लादेश आता है 5वें नंबर पर, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर। तीसरे पे है इंडोनेशिया, चौथे पर पाकिस्तान है, तीसरे पर, दूसरे पर है चीन और भारत है पहले पर। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के हिसाब से नीति में जीडीपी के 2.5%
तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय पर व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया है और 2035 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर टीएफआर को कम करके 1 तक लाना है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो मृत्यु दर है उसको 2025 तक कम करके कितना लाना है, 23 तक लेकर आना है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये लक्ष्य 2035 नहीं 2025 तक रखा गया है। ठीक है, तो 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर टीएफआर को कितना लाना है, कम करके 1 तक लाना है और 2.5% तक का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय करना है अपने जीडीपी का। और 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनमें मृत्यु दर 2025 तक कितनी करनी है, 23 तक। फिर है भारत में जो अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटीज, इनकी जनसंख्या के संदर्भ में कुल एसटी जनसंख्या में से 49.74% जो है जनसंख्या पुरुषों की है और 21.1% जनसंख्या जो है ये मध्य प्रदेश में रहती है इनकी। तो यहाँ पर कौन सा कथन हमारा सही है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है, 49.74% पुरुषों की नहीं महिलाओं की जनसंख्या है। ठीक है, तो एसटीज में 49.7% महिलाएं हैं और कुल आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है एसटीज की, 21.1% मध्य प्रदेश में। फिर हमको इनको राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मुस्लिम जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सही सीक्वेंस हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा जम्मू कश्मीर, फिर असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल और अंत में केरला। तो सही सीक्वेंस, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या जो है वो चित्रकूट में है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर है, मुरादाबाद में। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा गलत है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है रामपुर में। आगे बढ़ते हैं, अब हमें देखना है कौन सा कथन धारा के संबंध में गलत है। तो पहले में कहा गया है ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह बहुत उत्पादक होता है। बिल्कुल सही बात है, सभी गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से निकलती हैं और क्यूरोशियो धारा जो है ये एक ठंडी धारा है। तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि क्यूरोशियो जो करंट है ये एक गर्म धारा है, ऑप्शन सी गलत है। आगे है कौन सा कथन सही है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी एर्रामल्ला पहाड़ी के पास मिल जाती हैं और हीराकुड जो बांध है ये ब्राह्मणी नदी पर निर्मित होता है। तो यहाँ पर पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो हीराकुड बांध है ये ब्राह्मणी नहीं महानदी पर है। किस पे है, महानदी पर, महानदी पर है हीराकुड बांध और कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदियां हैं ये एर्रामल्ला पहाड़ियों के पास मिल जाती हैं, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा कथन रूपांतरित चट्टानों के बारे में सही है। आयतन, दबाव और तापमान में परिवर्तन की कार्यवाही के तहत इनका निर्माण होता है और चट्टानों की सामग्री रासायनिक रूप से बदल जाती है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर बात आती है भारत में दक्षिणी जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है। पहले में कहा गया है शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम जिले के पास स्थित है। नल्ला मल्ला जो पहाड़ियां हैं ये आंध्र प्रदेश में है। कोडाई कोनाल जो है ये एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और ये पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन हमारा टी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, काला सागर को पानी प्राप्त होता है, कौन कौन सी नदियों से काला सागर को पानी प्राप्त होता है, डेन्यूब, नीपर, दक्षिणी बग और डॉन, इन चारों से प्राप्त होता है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वोल्गा नदी को इससे प्राप्त नहीं होता है, वोल्गा नदी का पानी काला सागर में नहीं जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। वोल्गा नदी का पानी जाता है कैस्पियन सागर में। ठीक है, डेन्यूब, नीपर, दक्षिणी बग और डॉन का पानी जाता है ब्लैक सी में और वोल्गा का जाता है कैस्पियन में, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। फिर काला सागर किसके माध्यम से अटलांटिक महासागर में खुलता है, तो वो कौन सा जलडमरू मध्य है, यहाँ पर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएंगे ये सारे ही, बॉस्पोरस जलडमरू मध्य, भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एक बार इसको मैप में देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य सागर में कौन से द्वीप स्थित हैं, तो सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, स्ट्रोम्बोली, माल्टा और क्रीट, ये सारे ही द्वीप स्थित हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है छोटा नागपुर पठार के बारे में हमें देखना है। ये रांची, हजारीबाग और कोडरमा पठार का एक सामूहिक नाम है। पठार ये जो है ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना है, ये गंगा, सोन और इंद्रावती नदियों के बीच में स्थित है।
पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गंगा, सोन और महानदी नदियों के बीच में स्थित है। किसके बीच में? गंगा, सोन और महानदी। फिर बात आती है कि मौसिनराम पृथ्वी पर सबसे नम स्थान है और क्रेमपुरी नाम की दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मौसिनराम इलाके के पास ही मिलती है। मौसिनराम जो है ये पश्चिमी खासी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो बी हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन सही है। ये पूर्वी खासी पहाड़ियों में पाया जाता है, ना कि पश्चिमी खासी पहाड़ियों में। तो ये छोटा सा माइन्यूट सी डिटेल है, याद रखिएगा। पूर्वी खासी पहाड़ी में पाया जाता है मौसिनराम। और जो क्रेमपुरी यहाँ पर नाम की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा है, ये भी यहीं पर पाई जाती है। उसके बाद 90 पूर्व रिज जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। एंडर्बी प्लेन अंटार्कटिका के पास एक समुद्र के तेल में स्थित मैदान है, सॉरी समुद्र के तले में स्थित मैदान है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। एंडर्बी प्लेन जो है अंटार्कटिका के पास समुद्र के तल में जो स्थित मैदान है वो है। और जो 90 पूर्व रिज है ये प्रशांत महासागर में नहीं, कहाँ पाई जाती है? इंडियन ओशियन में, यानी कि हिंद महासागर में। आगे टैगा जलवायु के बारे में कहा गया है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ग्रीष्मकाल जो है वो गर्म और संक्षिप्त होता है। प्रमुख वनस्पति सदाबहार शंकुधारी वन होते हैं। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला गलत है, क्योंकि सिर्फ उत्तरी में पाया जाता है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद प्रश्न है कि किस संगठन ने 2000 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो नामकरण प्रणाली है उसको शुरू किया था? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। तो इन दोनों ने ही किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न है अरब सागर में बढ़ते साइक्लोजेनेसिस और तीव्र चक्रवात बनने के पीछे कारण क्या है? तो उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र की बंद आकृति, एरोसोल का मानवजनित उत्सर्जन और भूमंडलीय ऊष्मीकरण। ये सारे ही रीजंस हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। फिर है जेट स्ट्रीम के बारे में। पश्चिम से पूर्व की ओर तेज हवा का प्रवाह पृथ्वी की सतह से 5 से 7 मील ऊपर, और इसके कारण वातावरण में हवा और दबाव में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? सारे कथन सही हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे मॉनसून की तारीखों के संदर्भ में देख लेते हैं। कहा गया है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून का जो मौसम है ये देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 70% लाता है और आधिकारिक तौर पर 1 जून से शुरू होता है और 30 जुलाई को समाप्त हो जाता है। वहीं भारत इन तारीखों का पालन करता है जब से ये 1941 में आखिरी बार निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है ये बिल्कुल सही है। पहला कथन गलत है, क्योंकि ये यहाँ पर दिया हुआ है 1 जून से शुरू होता है और 30 जुलाई को समाप्त हो जाता है, जबकि ये 30 जुलाई नहीं 30 सितंबर को समाप्त होता है। ठीक है। फिर है IMD के संबंध में हमें ये कथन दिए हुए हैं। 1975 में इसको स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में बताया गया है। ये दोनों ही जो कथन है ये गलत है। सही कथन है कि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, ना कि गुरुग्राम में। ठीक है। फिर आता है अगला प्रश्न एंथ्रोपोसीन युग के बारे में। एंथ्रोपोसीन जो शब्द है ये पॉल क्रुट्जेन और यूजीन स्टाइमर द्वारा प्रयोग किया गया था, द्वारा दिया गया है, और ये वर्तमान भूवैज्ञानिक समय अंतराल को दर्शाता है जिसमें मानव गतिविधि ने पृथ्वी पर कई स्थितियों को बदल दिया है। उसके बाद है एक पैनल ने 2021 तक नए युग के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। तो यहाँ पर ये सारे कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात की गई है अंटार्कटिका में भारत के स्थायी स्टेशनों के बारे में। भारती को 2012 में चालू किया गया था। 2000 में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन को छोड़ दिया गया था क्योंकि यहाँ पर बर्फ के नीचे ये दब गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो गलत पूछा गया है वो बी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1990 में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन को छोड़ दिया गया था क्योंकि ये बर्फ के नीचे आ गया था। फिर आगे है ज्वालामुखी विस्फोट और देश दिए हुए हैं, हमको सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है पहले, कौन सा किससे सुमेलित होगा। ये जो मायोट द्वीप है इसका सुमेलन हो जाएगा फ्रांस के साथ। माउंट सोपुतान जो है ये इंडोनेशिया से हो जाएगा और माउंट एटना आपको पता है इटली से। ठीक है, मायोट द्वीप फ्रांस और माउंट सोपुतान हो जाएगा इंडोनेशिया के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
अगला है सारगोसो सागर के संबंध में। उत्तरी सीमा उत्तरी अटलांटिक धारा द्वारा बनती है और दक्षिणी सीमा अटलांटिक भूमध्य धारा के द्वारा बनती है। और गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी सीमा की स्थापना करता है और कनारी धारा जो है ये पूर्व की सीमा बनाती है। यहाँ पर फिर से सारगासो सागर के बारे में सारे कथन सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है जायकवाड़ी बांध, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और गोदावरी नदी पर, यहाँ पर कृष्णा नदी दी गई है, ये गलत है। और ये आंध्र प्रदेश दिया है, ये भी गलत है। पहला तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और नदी कौन सी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, वो है गोदावरी। गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है जायकवाड़ी बांध, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी सहायक नदियां सही सुमेलित हैं? तो ऊंच रावी से, बूढ़ी दिहांग ब्रह्मपुत्र से और पलेरू कृष्णा से, ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संबंध में कहा गया है ये संयुक्त राष्ट्र का निकाय है, भारत इसका सदस्य नहीं है और ये अब तक 5 आकलन रिपोर्ट प्रकाशित कर चुका है। 2007 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा जो कथन है ये सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि भारत इसका सदस्य है। फिर आता है IUCN के संबंध में। पहले में कहा गया है प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तो यही हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो इसकी स्थापना है ये 1956 में नहीं 1948 में की गई है। फिर दिया हुआ ये प्रकृति संरक्षण के समर्थन में जनता को लामबंद करने का लक्ष्य नहीं रखता है और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, जो दूसरा है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला है राज्य आपदा अनुक्रिया कोष, इसको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित किया गया था और ये 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर गठित किया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर जियो फेंसिंग एक स्थान आधारित सेवा है, इसमें एक ऐप या सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। GPS, RFID और वाईफाई और सेलुलर डेटा, तो जियो फेंसिंग में इन सभी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस अनुसूची के तहत लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल करता है? तो ये कौन सी अनुसूची है? ये है ऑप्शन ए, अनुसूची 1 के अंतर्गत जो भी लुप्त प्राय जीव हैं, प्रजातियां हैं, उनको शामिल करता है ये। फिर बात आती है रक्त प्लाज्मा के संबंध में। कहा गया है रक्त का पीला तरल घटक होता है, लगभग 92% इसमें जल होता है और ये रक्तचाप और मात्रा को बनाए रखने में भी मदद करता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित मुद्दे क्या हैं? प्लाज्मा थेरेपी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसके विरोध में भी लोग कई सवाल उठा रहे हैं। तो क्या मुद्दा है? कहा गया है पहले कथन में कहा गया है उत्पादित जो एंटीबॉडी की संख्या है, एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी एंटीबॉडीज बनेंगी इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। अन्य संचरित जो संक्रमण है उनका भी खतरा है, कम्युनिकेबल डिजीज भी हो सकता है इससे, और कोई मानकीकृत इसके लिए प्रोटोकॉल भी उपलब्ध नहीं है। तो ये तीनों ही रीजंस बिल्कुल सही मुद्दे बताए गए हैं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कौन सी नदी भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से उत्पन्न होती है? तो वो है महादाई। महादाई जो नदी है ये भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से उत्पन्न होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये जो भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है कहाँ पर? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में है और इससे नदी निकलती है महादाई। फिर हम देखते हैं डाईएथिलीन ग्लाइकॉल, ये एक हिम निरोधी एजेंट है और इससे गुर्दे की भी खराबी हो सकती है। तो इसके बारे में ये दोनों ही जो कथन है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है केपलर मिशन के संबंध में। नासा के द्वारा 2011 में इसको प्रारंभ किया गया था। 2600 से अधिक बहिर्ग्रहों की खोज ये कर चुका है और 2018 में ये सेवानिवृत्त भी हो गया। तो यहाँ पर जो कथन सही है वो पहला और दूसरा है। तीसरा जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए एक चीज़ यहाँ पर गलत बोल दी मैंने, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 2, 3 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला गलत है क्योंकि इसको लॉन्च किया गया था 2009 में, ना कि 2011 में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 2600 से अधिक बहिर्ग्रहों की ये खोज कर चुका है और 2018 में सेवानिवृत्त हो चुका है और 2009 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला देखते हैं यूरेशियन ऑटर के संबंध में कथन दिए हुए हैं।
कहा गया है यूरोप और एशिया में पाया जाता है और भारत में हिमालय की तलहटी, दक्षिणी पश्चिमी घाट और मध्य भारतीय भूदृश्य में ये पाया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है कौन सा टाइगर रिजर्व है जो केरल में स्थित नहीं है। तो देख लेते हैं, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर जो तीसरा टाइगर रिजर्व है केरल में नहीं, कर्नाटका में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटका में, और जो परम्बिकुलम और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरला में। फिर नॉर्डिक आर्थिक मॉडल की इनमें से कौन सी विशेषता है। तो बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, इसमें सार्वजनिक कल्याण स्कीम है, उच्च स्तर का कराधान है। तो ये तीनों ही लक्षण हैं नॉर्डिक आर्थिक मॉडल के। जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनका जो मॉडल है उसी को नॉर्डिक आर्थिक मॉडल कहा जाता है। फिर है मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में, ये कर्नाटक के चामराजा नगर जिले में स्थित है, पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर स्थित है। 2013 में एक अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित इसको किया गया था। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो वो कौन सी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक जारी नहीं करता है, वो है विश्व आर्थिक आउटलुक, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है इसको जारी करता है IMF। बाकी विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये दोनों किसके द्वारा जारी की जाती हैं, विश्व बैंक के द्वारा। फिर RNA वायरस के संबंध में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। RNA वायरस ज़्यादातर एक कोशिकीय होता है, एक रेशीय होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। बाकी जो RNA वायरस में एक बड़ा जीनोम होता है, तो ये RNA की नहीं DNA की बात हो रही है। फिर दिया हुआ है चेचक हर्पीस RNA वायरस के रोग हैं, तो ये भी DNA वायरस के रोग हैं। और RNA वायरस कम उत्परिवर्तन दर के कारण स्थिर होते हैं, तो ये भी RNA वायरस नहीं, ये भी DNA वायरस के बारे में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमको DNA के बारे में पता चल गया और RNA के बारे में पहला कथन सही है। फिर आता है फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है कृषि निर्माण कार्य अवशोषक का विनिर्माण, तो इन सभी में किया जा सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो रॉटरडैम जो अभिसमय है ये खतरनाक रसायनों से संबंधित बताया गया है और स्टॉकहोम अभिसमय कार्बनिक प्रदूषक से, तो दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर धातु और रोग देख लेते हैं, मैच करना है। सीसा का हो जाएगा मानसिक प्रतिरोध, निकिल हो जाएगा निमोनिया और जस्ता हो जाएगा बुखार, यानी कि ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है कि डबलिन सिद्धांतों को 1992 में आयरलैंड में जल और पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाया गया था। मेघालय जल नीति के मसौदे को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है, तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात की गई है इन राज्यों को बांस के लिए उपलब्ध क्षेत्र के अनुसार घटते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो आंसर है इसका 1 2 3 4, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा। अंतिम प्रश्न में आते हैं हम, तपेदिक के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। कहा गया ये एक संचारी रोग है, जीवाणु के कारण होता है और भारत का तपेदिक बोझ दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।